हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अरविंद कठैत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्वेस्ट में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरे कल के वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही आगे मेरे साथ ऐसे मेरे वीडियो को अपना प्यार देते रहेंगे और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में लगातार होने वाली बादल फटने की घटनाओं के बारे में। आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड में क्या ऐसे कारण है कि इतनी तीव्र गति से, इतने फ्रीक्वेंट नंबर्स में आपके क्लाउड बस्टिंग के केसेस हो रहे हैं। इतने फ्रीक्वेंट में क्लाउड बस्टिंग, बादल फटने के केसेस हमें सुनाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लाउड बस्ट होता क्या है, किसे हम बादल का फटना क्या कहते हैं। तो जो क्लाउड बस्ट है, क्लाउड बस्ट एक लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना है। एक लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। एक्सट्रीम अमाउंट मीन्स ये एक बादल है, जब किसी बादल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी गिरने लग जाएगा, जब बहुत ज़्यादा पानी गिरने लग जाएगा तो तब हम उसे एक क्लाउड बस्ट, एक बादल फटने की सिचुएशन, और ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। मीन्स कुछ घंटों के लिए होगा या कुछ मिनटों के लिए होगा, और एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में होगा। एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह में, एक छोटे से एरिया में होगा, तो उसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं। क्लाउड बस्ट में क्या क्या होता है, क्लाउड बस्ट में कभी कभार हेल्स एंड थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं। हेल्स का मतलब हो गया ओले पड़ना, मीन्स जब बादल फटेंगे उसके साथ ओले और बिजली भी चमकती है, और विच आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रेस फ्लड कंडीशन, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, फ्लड कंडीशंस आ जाती है। फ्लड कंडीशन बोले मीन्स बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है, बाढ़ की सिचुएशन आने लग जाती है। तो ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में होगा। और जो क्लाउड बस्ट की सिचुएशन है, जो क्लाउड बस्ट है मीन्स बादल का फटना है, जो वो जनरली आपके हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में, जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। और जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स मौसम विभाग वाले हैं, उन्होंने क्लाउड बस्ट को डिफाइन किया है। दे डिफाइन क्लाउड बस्ट एज, उन लोगों ने क्लाउड बस्ट को कैसे डिफाइन किया है, जब 5 इंच से ऊपर बारिश होने लग जाए तो उसको हम क्लाउड बस्ट की सिचुएशन कहते हैं। और मैंने आपको बताया ये जनरली माउंटेनियस रीजन, डेजर्ट या इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लैंड मास में होती है। और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, जो इंडिया मीन्स हमारा प्यारा भारत है, इस महाद्वीप में ये आपको कब देखने को मिलती है, जब मॉनसून क्लाउड होते हैं, जब आपके मॉनसून के बादल आते हैं अरेबियन सी से, अरब सागर से हिमालय की तरफ, तब ये सिचुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है फ्रीक्वेंट नंबर पे। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि क्लाउड बस्ट, बादल फटना होता क्या है। इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिखाने के लिए आपको, ये मैंने देखा, ये आपकी देखिए पहली कंडीशन है, ये यहाँ पे एक पहाड़ हिली एरिया है, यहाँ पे ये बादल बने हुए हैं, तो ये माउंटेनियस रीजन है और इस पर ये बादल आ रहे हैं। और ये सेकंड कंडीशन में ये बादल और बड़ा हो गया, थर्ड कंडीशन में इतना बड़ा हो गया, और इससे इस सेलेक्टेड सिर्फ इसी स्पेसिफिक एरिया में देखेंगे आप, इसी स्पेसिफिक एरिया में यहीं पर बारिश पड़ रही है सीधी। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्लाउड बस्ट, बादल का फटना बोलते हैं। तो क्लाउड बस्ट और क्लाउड बस्ट और रेनफॉल में इतना अंतर है कि अमाउंट ऑफ वाटर में अंतर होता है, मीन्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्लाउड। बारिश में जो पानी बादलों से आएगा वो उतनी अमाउंट में नहीं आता है, उतनी मात्रा में नहीं आता, जबकि क्लाउड बस्ट में वो एकदम से कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही घंटों में पानी इतना ज़्यादा आने लग जाता है कि वहाँ पे आपका बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में कैसे डिफाइन करते हैं, तो IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मीन्स जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, वो बोलता है कि जब बारिश 100 मिलीमीटर से ऊपर होगी, 100 मिलीमीटर पर आवर, 100 मिलीमीटर एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होगी, तो उसको हम क्लाउड बस्ट की सिचुएशन बोलेंगे। और मैंने आपको बताया कि यूजुअली क्या होता है, जो क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटने की सिचुएशन होती है, वो एक छोटे से एरिया में होती है, जनरली बिटवीन 20 to 80 स्क्वायर किलोमीटर आर अफेक्टेड। मतलब इस एरिया में, एक छोटे से एरिया में एकदम से पानी का आ जाना
आप सिंपल टर्म में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी छोटे से एरिया में एकदम से पानी बढ़ जाता है तो उसको हम क्लाउड बस्ट, बादल का फटना कहते हैं। तो इस सिचुएशन को डिटेल में समझने से पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पहाड़ों पे बारिश कैसे होती है। तो इसको हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। ये कहलाता है आपका ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल मीन्स माउंटेन रेनफॉल, इसको हम माउंटेन रेनफॉल भी कहते हैं। ओरियोग्राफिक रेनफॉल मीन्स माउंटेन रेनफॉल, और ये जनरली 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, ये इसको हम वार्म मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं, ये पहला है। सेकंड आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को अगर हम सिंपल टर्म में बोलें, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, हवा में, जिसको हम नमी बोलते हैं कि हवा में पानी की मात्रा कितनी है। थर्ड है आपका विंडवर्ड और लीवर्ड साइड, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ आपका रेन शेडो साइड, एंड द फिफ्थ वन इज माउंटेन बैरियर। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है जनरली, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे अगर आप इस चीज़ को, तो ये देखिए, ये जब ये वार्म मॉइस्ट एयर आ रही है, जब ये गर्मियों में, क्योंकि मैंने जनरली बोला कि जो क्लाउड बस्ट की सिचुएशन है वो आपको मॉनसून या समर्स में दिखने को मिलती है। तो एक्चुअल में होता क्या समर्स में, जब ये वार्म, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो एयर जो होती है वो हीट अप हो जाती है। तो हीट अप होगी तो जो मूवमेंट स्टार्ट करने लग जाएगी, हवा जब हल्की होती है तो वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट कर देती है तो इट टेक्स मॉइस्चर, वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जो भी वाटर बॉडीज होगी या जो भी वाटर के सोर्सेज होंगे, वहाँ से ये मॉइस्चर कलेक्ट करना शुरू कर देगी, और इससे ये वार्म मॉइस्ट एयर बनने लग जाएगी, और ये इसका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम प्रिवेलिंग विंड्स बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। तो ये तब तक मूव करेंगे जब तक इसको एक बैरियर, एक कुछ रोकने वाला न मिल जाए। जब इसे ऐसे एक बैरियर इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स या हिल मिल जाता है तो दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ये असेंड करना स्टार्ट कर देती हैं। असेंड करना मीन्स ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं। तो हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है। तो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा तो ये जो एयर अपने साथ वाटर वेपर ले जा रही है, वाटर जो भाप के फॉर्म में इसके अंदर पानी जा रहा है, वो यहाँ क्योंकि टेम्परेचर कम है तो स्टार्ट कूलिंग डाउन, तो और ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। और तो ये क्या करता है फिर, ऐसे आपके डस्ट पार्टिकल, एरोसोल्स पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, इसके साथ ये चिपकना शुरू कर देते हैं। ऐसे इस पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे चिपकना स्टार्ट कर देते हैं और एक थिक मास बना लेती है। और इसी थिक मास के, जब ये ऐसे काफ़ी थिक मास आपस में कंबाइन होते हैं तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, इससे बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद क्या होता है, जो अभी आपको मैंने ह्यूमिडिटी बताया, अब ये वाटर क्योंकि इसके ऊपर वाटर वेपर कंडेंस होते हुए जा रहा है, तो अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको हम सैचुरेशन लेवल बोलते हैं, जब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मीन्स अब उतना ही पानी ये होल्ड कर सकता है। इसको हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक गुब्बारे में पानी भरें तो एक मैक्सिमम लिमिट आएगी जहाँ तक ये अपने अंदर पानी होल्ड कर पाएगा। आपने होली में ये पानी वाले गुब्बारे काफ़ी यूज़ किए होंगे, तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी जहाँ तक ये अपने अंदर पानी होल्ड कर पाएगा। लेकिन जैसे हम अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा भरना स्टार्ट करें तो एकदम से क्या हो जाता है, इट स्टार्ट बर्स्टिंग, ये फटना शुरू हो जाएगा। तो सेम यही केस बादलों में भी होता है। जब ये एक लेवल तक मॉइस्चर सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, सैचुरेशन मीन्स जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 100% हो जाएगी। ये याद रखिएगा, बारिश होने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना ज़रूरी है। बारिश तब होती है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके 100%। तो जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, मीन्स एक सैचुरेशन लेवल पहुंच गया, तो ये इस बादल से इन द फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, हेल्स या और वी कैन से स्नो, इनसे बादलों से बरसना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो ह्यूमिडिटी आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं
ये दो टर्म्स, और माउंटेन बैरियर मैंने आपको बता दिया, ह्यूमिडिटी मैंने बता दिया, प्रिवेलिंग विंड इसको बोलते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेल। अब हम समझते हैं विंडवर्ड और लीवर्ड साइड और रेन साइड। तो जिस तरफ से ये वार्म मॉइस्ट एयर जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है वो आती है, उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो ये आपकी विंडवर्ड साइड हो गई, विंडवर्ड साइड, क्योंकि ये क्या है, इस विंड से एयर कैरी करके ले जा रही है। और ये दूसरी तरफ अब देखिए, ये जो हवा है जब ये मॉइस्चर अपने मॉइस्चर क्या कर देगी, ऊपर ले जा देगी, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड एकोमोडेट हो जाएगी, तो ये ड्राई हो जाएगी, तो ये डिसेंड करना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये डिसेंडिंग एयर, और ये कैसी होगी, ड्राई होगी, क्योंकि अपना इसने अपना मॉइस्चर कहाँ, क्लाउड यहाँ दे दिया है। तो फिर आपका क्या होगा, ये आपका एरिया, दिस इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। अब क्योंकि इस बैरियर की वजह से इस तरफ काफ़ी बारिश होगी और इस तरफ बारिश नहीं होगी, तो इसको हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेन शेडो एरिया और रीजन। अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे अपने एक दूसरे फिगर से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, तो ये आपका हो गया राइजिंग एयर, जिसको हमने प्रिवेलिंग विंड्स बोला था। ये देखिए आपका मॉइस्ट एयर है, तो ये जैसे एक लेवल तक पहुंचेगी, तो ये एक लेवल होने के बाद मैंने बोला था, क्योंकि इतने कंडेंसेशन होने लग जाएगा। कंडेंसेशन होने का मतलब है ये वेपर जो आपके ऊपर गए हैं, इनका टेम्परेचर इतना डाउन होने लग जाएगा कि ये वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट मीन्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो फिर ये क्लाउड का फॉर्मेशन लेंगे, और फिर एक सैचुरेशन लेवल पे, जब मैंने आपको बताया कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो ये फिर बरसना शुरू हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन। तो इट कैन बी प्रेसिपिटेट मीन्स नीचे आ सकती है, किसकी फॉर्म में, मैंने बोला आपको रेन्स, हेल्स, वी कैन से स्नो, इसके या फ्लेक्स, इनके फॉर्म में नीचे आ सकती है। और ये दूसरी साइड मैंने आपको बताया, क्योंकि मॉइस्ट एयर है, जैसे ही अब ये दूसरी साइड जाएगी, क्योंकि इसने अपना सारा मॉइस्चर इस तरफ दे दिया, तो इस साइड ये आपकी ड्राई एयर हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोला था, लीवर्ड साइड बोला था। ये आपकी विंडवर्ड साइड थी, दूसरी आपकी लीवर्ड साइड। और क्योंकि इस एरिया में सारा मॉइस्चर चले गया और यहाँ कुछ भी मॉइस्चर नहीं आया, और ये सिर्फ बादल इस तरफ, इस बैरियर, माउंटेन बैरियर के होने की वजह से ये बादल इस तरफ मूवमेंट नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये एरिया आपका कहलाता है रेन शेडो एरिया। और इसको हम रेन डेफिशिएट एरिया भी बोल सकते हैं। रेन डेफिशिएट एरिया मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। तो एक माउंटेन की हमने दोनों साइड समझ ली, और ये है आपका ओरेग्राफिक रेनफॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सब मुझे बताने का क्या मतलब, ये सब बताने के पीछे क्या हमें क्यों समझना है, ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्लाउड बस्ट है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो जो क्लाउड बस्ट का फिनोमिनल कंडीशन है वो ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से हो रहा है। ओरोग्राफिक मैंने बोला रिलेटेड टू माउंटेन्स, पहाड़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब मोस्टली ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आने वाला होता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेसिपिटेशन हाई हो जाता है, तो एयर आपकी लिफ्ट हो जाती है और कंडेंसेशन हो जाता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। ये मैं आपको बता चुका। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए, हम क्लाउड बस्ट को समझने के लिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस चीज़ को हम, और कि क्लाउड बस्ट कैसे होता है। अब ये देखिए ओरोग्राफिक लिफ्ट, अब हम इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया ओरोग्राफिक मीन्स हो गया माउंटेन, लिफ्ट आपको पता है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। अब ये देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये माउंटेन पे ऐसे आपका, क्योंकि विंड्स ब्लो हो रही हैं, विंड्स आर कमिंग, जो आपका मैं प्रिवेलिंग विंड बताया था, जो कि वार्म और मॉइस्ट थी, वार्म गर्म थी लेकिन उसमें अंदर नमी है। तो वो जैसे मूव करती है पहाड़ों में, तो अगर पहाड़ ऐसे हो, मीन्स आपके ऐसे का मतलब अगर पहाड़ों में कहीं पर भी कोई स्पेसिंग ना हो, मीन्स कोई भी स्पेसिंग ना हो, और दे आर लाइक अ क्लोज ब्लॉक, एक क्लोज ब्लॉकिंग कर दे, ये ब्लॉक कर दें इसको, मीन्स एयर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके, इसके जो और डायरेक्शन के मूवमेंट हैं वो ब्लॉक कर दें। अगर ये दोनों साइड के मूवमेंट ब्लॉक कर दें, और क्योंकि इसको इस साइड से आना है, तो ये ऐसी आते हुए एक माउंटेन से टकराएगी, और माउंटेन से टकराएगी तो स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। इनको हम बोलते हैं डेड एंड।
क्योंकि इसके बाद अभी हवा आगे नहीं जा सकती, तो ये उठना स्टार्ट कर जाएगी और क्लाउड फॉर्मेशन, मैंने बोला क्योंकि अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई तो ये क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी, बरसने को तैयार है। लेकिन क्या हो रहा है, पीछे से हवाएं आने बंद नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बोला आपको अभी बताया कि यहाँ से ये माउंटेन दोनों जगहों से इसे ब्लॉक कर देती है, तो ये सारी हवा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में और इसी माउंटेन से, जो हमारा ये वाला माउंटेन है, इसी से टकरा पाती। दिस इज कॉल्ड एज डेड एंड। ये अभी आपको मैंने बताया, इसको हम डेड एंड बोलते हैं। तो अब जबकि ये तो जो पहले, इससे पहले आपकी मॉइस्चर आई है वो इतनी कैपेबल है कि वो भी बरस सकती है, लेकिन ये इसे और ऊपर ले जाती है। तो और ऊपर ले जाने से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एकदम से आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है एक बहुत बड़ा बादल बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको ओरोग्राफिक लिफ्ट होगा, माउंटेन की वजह से ये लिफ्ट हो गई। ये एरो आप देख पा रहे होंगे, ये एयर के एरो हैं। तो ये सब यहाँ पे जाके एक एकुमुलेशन हो जा रहा है और एक बड़ा सा सैचुरेशन, एक बड़ा सा बादल का फॉर्म ले लिया। अब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में हो गई, इतना ज़्यादा सैचुरेशन लेवल हो गया, तो ये एकदम से बरसना स्टार्ट कर देता है। तो वी कैन से देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ए बिगर हाई लेवल क्लाउड इन द माउंटेन, और एकदम से वहीं पर बरस जाता है जहाँ पे ये सारा एयर एक्युमुलेट, सारा मॉइस्चर एक्युमुलेट हुआ है। किसकी वजह से? ओरोग्राफी की ब्लॉकेज की वजह से। और ये एकदम से पानी बरसना स्टार्ट कर देता है, जो कि मैंने बताया आपको 100 mm से ज़्यादा, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो हम उसे क्लाउड बस्ट रेफ़र कर देंगे। ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD बोलता है। तो यही रीज़न है कि आपका माउंटेन्स पे क्लाउड बस्ट की सिचुएशन, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्लाउड बस्ट सिचुएशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखे हुए हैं। और सबसे बड़े अगर बात करें तो 2013 की जो केदारनाथ आपदा है उससे आप भली भांति आपको पता है, आपको अच्छे से पता है उसके बारे में, आपने सुना है। तो ये मतलब केदारनाथ आपदा भी आप एक क्लाउड बस्ट का एक पोर्शन है, उसमें और फैक्टर भी हैं। अगर आप केदारनाथ आपदा के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। सो आगे चलते हैं। अब आता है कि ऐसे क्या रीज़न है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द क्लाउड बस्ट, ऐसे क्या कारण है कि उत्तराखंड में इतने ज़्यादा और इतनी फ्रीक्वेंट अमाउंट में बादल फट रहे हैं। तो पहला रीज़न जो है आपका रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर। अगर आपको याद हो, ये आपका मई 2021 चल रहा है, मई 2021 चल रहा है ये आपका। अब आपको अगर याद हो, मार्च अप्रैल के महीने में उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगने के इतने फ्रीक्वेंट केसेस थे कि आपका रेज इन टेम्परेचर मार्च अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब रेज इन टेम्परेचर हो जाएगा तो जो एयर है वो आपकी वार्म हो जाएगी, और वार्म हो जाएगी तो मैंने बोला जो भी आपके वाटर सोर्सेज मिलेंगे वहाँ से वो मॉइस्चर कैरी करेगा, और मॉइस्चर कैरी करेगा तो इट विल स्ट्राइक अगेन वो ओरोग्राफिक लिफ्ट वाला, और ओरोग्राफिक रेनफॉल को इट विल गिव बर्थ टू ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन रेनफॉल को जन्म देना शुरू कर देगा। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको अभी बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब ग्लोब मीन्स अर्थ का, वार्मिंग मीन्स अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये बढ़ता कैसे? CO2 की कंसंट्रेशन से। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाए हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा अभी मैंने बताया, पेड़ों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो एयर है वो और ज़्यादा वार्म हो जाएंगी, और वार्म हो जाएंगी तो आपका ज़्यादा अमाउंट में जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसको बनाएंगी। जो थर्ड रीज़न विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल लेक ड्यू टू द डैम फॉर्मेशन इन द हिमालय रेंज। तो अब आप देखिए, ये हिमालयन रीजन है, यहाँ से आपका रिवर निकल रहा है, और इस रिवर पे आपका, अगर हम पहले बात करें, कुछ सालों पहले बात करें तो डैम इतने ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए क्लाउड बस्ट के केसेस भी, बादल फटने के केसेस ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे हमने डैम के फॉर्म में से ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे डैम लगा के हमने इस पानी को ब्लॉक कर दिया, और इसको यहाँ पे, ऑल्दो दिट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, भले ये मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने वाटर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रख दी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि
टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर यहाँ से सारा मॉइस्चर ले जा लेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वार्म एयर जहाँ भी होगी, वार्म एयर क्या करेगी, वहाँ जो भी सराउंडिंग का मॉइस्चर होगा, क्योंकि इससे भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो उसे रेगुलेट करने के चक्कर में ये जितना भी सराउंडिंग से जितना ज़्यादा मॉइस्चर मिले उतना ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ ले जाएगी। और क्योंकि आप यहाँ पे आपकी आर्टिफिशियल लेक बन गई है, तो ये उतना ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर पाएंगे, उतना ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करेंगे। और आपको अगर याद हो, अगर न्यूज़ सुनी हुई, तो आपको क्लाउड बस्ट के केसेस कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली एंड पिथौरागढ़। तो अगर आप इनकी जोग्राफिकल एरिया देखें, इनका अगर जोग्राफिकल वी कैन से इनका जोग्राफिकल कंपोजिशन देखें, बनावट देखें इनमें, तो दीज ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैव वेरी हाई माउंटेन्स, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और देयर इज़ ए, आई हैव टोल्ड यू, देयर इज़ ए ब्लॉकेज ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और ये सब इतनी फ्रीक्वेंटली हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉकेज कर देता है, और मीन्स सारी एयर एक पहाड़ पे ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो वहाँ पे आपका ओरोग्राफिक लिफ्ट वाली सिचुएशन आ जाती है कि साइड से जितनी माउंटेन थी उसने एयर को ब्लॉक कर दिया और वो सिर्फ एक ही माउंटेन पे ऊपर चढ़ने लग गए। तो इसीलिए जो क्लाउड बस्ट बादल फटने की कंडीशन है वो इन एरिया में सबसे ज़्यादा आपको सुनाई देने। अभी आपने पिछले महीने सुना होगा उत्तराखंड में उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में चमोली में 3 जगह बादल फटे। अभी कुछ दिन पहले रुद्रप्रयाग में नरकोटा के पास बादल फटा, एक हफ्ता पहले, और कल ही टिहरी और उत्तरकाशी में, टिहरी में देवप्रयाग के पास बादल फटा है। हालांकि इसमें कोई डेथ अभी तक नहीं बताई जा रही है, लेकिन काफ़ी देयर इज़ अ ह्यूज लॉस टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल लेक। अब इन एरिया में क्या है, आप इन एरिया में आपका हाई डैम कंसंट्रेशन है। अगर आप उत्तरकाशी में देखें, उत्तरकाशी में मनेरी भाली प्रोजेक्ट है। टिहरी में अगर आप देखें, टिहरी डैम इज़ देयर। इतने हाई एरिया पे आप इतना बड़ा डैम बनाओगे तो इट विल कॉज सम साइड इफेक्ट। तो ये आर्टिफिशियल लेक फॉर्मेशन से देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बस्ट सिचुएशन। रुद्रप्रयाग में भी काफ़ी डैम बने, चमोली इज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ डैम, पिथौरागढ़ में आपके काफ़ी डैम्स हैं। तो जब आप इतने हाई माउंटेनियस रीजन पे डैम बनाओगे तो क्या होगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, और जो वार्म एयर है वो आपको मैंने बताया मॉइस्चर ज़्यादा ले जाएंगे, तो फिर आपका ओरोग्राफिक जो रेनफॉल है, वो माउंटेन रेनफॉल है, वो ज़्यादा होंगे। 4th रीज़न ग्लेशियर मेल्टिंग रेट, क्योंकि ग्लेशियर इन ए अनप्रेडिक्टेबल मैनर मेल्ट होते जा रहे हैं। दे आर मूविंग एवरी 5 ईयर दे आर मूविंग 10 किलोमीटर्स बैक, 10 किलोमीटर पिघलते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपका क्लाउड बस्ट की सिचुएशन इतनी ज़्यादा, क्योंकि इससे टोपोग्राफिक मीन्स जो आपकी बनावट है माउंटेन की, वो चेंज हो जाती है। टोपोग्राफिक फीचर चेंज हो जाता है। तो टोपोग्राफिक फीचर चेंज हो जाएगा तो फिर से कहीं पर अगर ब्लॉकेज वाला हो गया तो फिर से ओरियोग्राफिक लिफ्ट हो जाएगा। फिर आपका 5th रीज़न जो है वो रैपिड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है और ह्यूमन एक्टिविटी है। फ्रेजाइल ग्लेशियर और माउंटेन रीजन, ऐसे माउंटेन रीजन जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो बहुत संवेदनशील हैं, अगर अब वहाँ पे आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करोगे जो कि उस एरिया के हिसाब से अलाउड नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो जितने भी अभी आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए, ये जनरली सेस्मिक अर्थक्वेक के सेस्मिक जोन 5th and 6th में आते हैं। तो 5th और 6th में आने की वजह से दे आर वेरी सेंसिटिव टू अर्थक्वेक। अगर वहाँ अर्थक्वेक के लिए बहुत सेंसिटिव है और यू कैन नॉट मेक मोर देन 3 फ्लोरिंग और 3 फ्लोर बिल्डिंग इन दैट। लेकिन आप वहाँ पे अगर इतने हायर कंसंट्रेशन पे आप अगर 5 मंजिला 10 मंजिला मकान बनाओगे तो इट विल अफेक्ट द इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेस। जो वहाँ का जो भी आपका सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल इफेक्ट करेगा। और 6th है इस इंक्रीज पॉपुलेशन अबव
कैराइंग कैपेसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। कैराइंग कैपेसिटी का मतलब, अगर आप कैराइंग कैपेसिटी का मतलब समझना चाहें, कैराइंग कैपेसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम एक बस में जा रहे हैं, एक कार में जा रहे हैं, और ये कार आपकी 4 सीटर है। ये कार आपकी क्या है 4 सीटर है, मतलब 4 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन अगर अब आप इसमें 8 लोग भरोगे तो कहीं ना कहीं इस कार में कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में दिक्कतें आएंगी। तो यही चीज़ आपकी कैराइंग कैपेसिटी है। आपकी 4 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन आप 8 लोग बैठ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे एक बड़ा डिग्रेडेशन, एक बड़ा इफेक्ट, लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि हमें इन ऐसी सिचुएशन, क्लाउड बर्स्ट और अदर सिचुएशंस में हमें फेस करना पड़ता है। और 7th इज द लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज अबाउट सच फिनोमेना, क्योंकि हम क्लाउड बर्स्ट को पहले से ही वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। कुछ टाइम पहले ही हम सिर्फ बता सकते हैं, कुछ घंटे पहले। वी कांट टेल इट बाय 1 मंथ और 2 मंथ। हम पहले से 1 महीने 2 महीने या 10 दिन 5 दिन से पहले नहीं बता, हम सिर्फ कुछ घंटे पहले बता सकते हैं, और वो भी तब जब आपका डॉपलर रेडार हो तभी कर सकते हैं। तो डॉपलर रेडार आपको सेटअप करना पड़ेगा, और उसका दैट शुड बी इन द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you very much for listening.